बस्तर आज के छत्तीसगढ़ राज्य का एक संभाग, सुंदर घने वन और जनजातीय संस्कृति का केंद्र। प्रकृति की गोद में बसा ये शांत और सुरम्य क्षेत्र आज वामपंथी आतंकवाद के लिए जाना जाता है। सुरक्षा बलों को जितनी क्षति सीमा पर नहीं होती, उससे कहीं अधिक जवान अकेले बस्तर में माओवादी अथवा नक्सली हिंसा के शिकार हो चुके हैं। बस्तर में ऐसा क्या है कि यह स्थान नक्सलियों का अड्डा बन गया? हरी भरी ये भूमि क्यों आज रेड जोन के नाम से जानी जाती है? इन प्रश्नों के पीछे छिपा है एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये इतिहास है बस्तर के राजा का, जिनका नाम था प्रवीर चंद भंजदेव। 25 मार्च वर्ष 1966 बस्तर के राजमहल को अचानक पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। महल के अंदर राजा प्रवीर चंद भंजदेव और उनके कुछ सेवक थे। बाहर बड़ी संख्या में जनजातीय लोग अपने राजा के दर्शनों के लिए जुटे थे। तभी अचानक बिना कोई चेतावनी दिए पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस के निशाने पर थे राजा प्रवीर चंद। कुछ ही पलों में राजा का शरीर गोलियों से पूरी तरह छलनी कर दिया गया। कई अन्य लोग भी इस पुलिस कार्रवाई में मारे गए। बस्तर के राजमहल में हर ओर खून ही खून बिखर गया। राजा प्रवीर चंद भंजदेव को उनके ही महल में क्यों मारी गई गोली? क्या राजा प्रवीर चंद ने कोई अपराध किया था? किसके आदेश पर हुआ एक राजा का एनकाउंटर? इन सारे प्रश्नों को इतनी सफाई से दबा दिया गया कि आज इनके चिन्ह भी शेष नहीं है। एक ऐसी भूली हुई कहानी जिससे पता चलता है कि स्वतंत्रता की आड़ में भारतीयों के साथ अपनी ही धरती पर कितना बड़ा विश्वासघात किया गया। बस्तर का ये क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश का हिस्सा था। बाद में ये छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। रामायण के समय से ही बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। यहां दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी का मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठों में से है। माता दंतेश्वरी बस्तर पर शासन करने वाले काकतीय राजवंश की कुलदेवी भी हैं। बस्तर के जनजातीय समुदाय की वीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि उन्होंने कभी भी मुगलों को यहाँ की धरती पर पैर नहीं रखने दिया। बाद में ये क्षेत्र मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गया, किंतु काकतीय वंश का शासन जारी रहा। मराठों के बाद अंग्रेज आए तो उनकी गिद्ध दृष्टि बस्तर के खजाने पर टिक गई। ये खजाना था यहाँ की धरती में दबा लौह अयस्क, कोयला, खनिज और वन से मिलने वाली लकड़ी। बस्तर के बैलाडीला में अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर खनन का कार्य आरंभ कर दिया। इन खदानों में स्थानीय आदिवासियों से मजदूरी कराई जाती थी। स्थानीय लोगों पर अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। उनकी भूमि छीनी जा रही थी। ऊपर से ईसाई मिशनरियां लोगों को डरा धमकाकर और लालच देकर धर्मांतरण करा रही थीं। बस्तर के राजा के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अंग्रेजों का विरोध कर सकें। वर्ष 1910 में बस्तर के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसे भूमकाल आंदोलन भी कहा जाता है। कांकेर से शुरू हुए इस विद्रोह का नेतृत्व किया आदिवासियों के नेता गुंडाधुर ने। बस्तर के राजा ने भी इस विद्रोह में पूरी सहायता की। तीर धनुष और भाले फरसे से लैस जनजातीय वीरों ने कई अंग्रेज अफसरों और उनके सहयोगी पादरियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मिशनरियों की मक्कारी और अंग्रेजों की बंदूकों के आगे आदिवासी योद्धा अधिक समय टिक नहीं सके। अंग्रेजों ने पूरी निर्ममता के साथ
विद्रोह का दमन किया। सैकड़ों लोगों को गोली मार दी गई और गांव के गांव पुरुषों को पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे दी गई। ये वो समय था जब राजा रुद्र प्रताप देव बस्तर के राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम प्रफुल्ल कुमारी देवी था। उनका विवाह पड़ोसी मयूरभंज एस्टेट के राजकुमार प्रफुल्ल कुमार के साथ हुआ। उनकी कुल 4 संतानें थीं। सभी के नाम में पिता का उपनाम भंज जुड़ गया। उन्हीं के दूसरे बेटे थे प्रवीरचंद भंजदेव, जिनका जन्म 25 जून 1929 को हुआ था। वर्ष 1933 में अंग्रेजों ने प्रफुल्ल कुमारी देवी को बस्तर की शासिका के रूप में मान्यता दे दी। वे उन्हें अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे। जब वे सफल नहीं हुए तो बीमारी के उपचार के बहाने रानी प्रफुल्ल कुमारी को लंदन भिजवा दिया। कहा जाता है कि वहां पर रानी की हत्या करवा दी गई। 26 फरवरी वर्ष 1936 को अंग्रेजों ने मात्र 6 वर्ष की आयु के अबोध बालक प्रवीरचंद भंजदेव को राजा बनवा दिया। ये चित्र उसी समय का है। अंग्रेजों ने ये सोचकर प्रवीरचंद को राजा बनवाया था कि वे उन्हें अपने हिसाब से ढाल सकेंगे। उन्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया गया। 18 वर्ष की आयु तक प्रवीर अंग्रेजों की निगरानी में रहे। लंदन में रहकर वे समझ चुके थे कि उनके और उनकी प्रजा के साथ क्या हो रहा है। वर्ष 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और इसी समय राजा प्रवीरचंद भी भारत लौट आए। प्रवीरचंद भंजदेव के साथ कई दैवीय चमत्कार जुड़े हुए हैं। लंदन में पले बढ़े होने के बाद भी वे माता दंतेश्वरी के अनन्य भक्त थे। कहते हैं कि बचपन से ही माता दंतेश्वरी उन्हें दर्शन देती थी। प्रवीरचंद भंजदेव अजानुबाहु थे, अर्थात खड़े होने पर उनकी हथेलियां घुटनों तक पहुंचती थी। ऐसा बहुत विलक्षण लोगों के साथ होता है। कहते हैं कि बस्तर के आदिवासियों ने जब अपने राजा का ये गुण देखा तो उन्हें प्रभु श्री राम की छवि दिखाई दी। भगवान राम भी अजानुबाहु थे। ध्यान देने वाली बात है कि दंडकारण्य के वासियों ने त्रेता युग में जिन श्री राम को देखा था, उनके अवचेतन में इतने युगों बाद भी उनकी स्मृति शेष थी। प्रवीरचंद भंजदेव उन कुछ राजाओं में से थे जिन्होंने स्वतंत्रता के समय बिना कोई मोलभाव किए अपने राज्य का विलय भारत में किया था। हैदराबाद के निजाम ने उन्हें अपने साथ मिलाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। राजा को आशा थी कि अंग्रेज जा चुके हैं, अब बस्तर के संसाधनों का आदिवासियों के कल्याण में प्रयोग होगा। किंतु इसी इच्छा ने अंग्रेजों की तरह उन्हें कांग्रेस का भी शत्रु बना दिया। स्वतंत्रता के बाद बस्तर के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और भी निर्ममता के साथ होने लगा। राजा प्रवीर ने तत्कालीन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्ष 1992 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रवीरचंद भंजदेव ने कांग्रेस के विरोध में प्रचार किया। बस्तर की सारी सीटों पर कांग्रेस चुनाव हार गई। बदला लेने के लिए कांग्रेस सरकार ने राजा को मिलने वाला प्रिवी पर्स बंद कर दिया और उनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। उन्हें मानसिक रोगी घोषित करके उपचार के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह स्वस्थ पाया। कांग्रेस समझ चुकी थी कि राजा प्रवीरचंद को रास्ते से हटाए बिना वो बस्तर में अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। प्रवीरचंद भंजदेव के रहते ईसाई मिशनरियां आदिवासियों का धर्मांतरण कराने में सफल नहीं हो पा रही थी। वे घूम घूम कर आदिवासियों के बीच जागृति पैदा करने में जुटे रहे। वर्ष 1961 में राजा प्रवीरचंद को बंदी बनाकर
बस्तर से दूर नरसिंहपुर की जेल में बंद कर दिया गया। इससे आदिवासियों का आक्रोश फूट पड़ा। लोहंडीगुडा नामक स्थान पर आदिवासियों ने एक पुलिस थाने पर तीर कमान से हमला कर दिया। पुलिस ने उन पर गोली चला दी। इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई। आज वहां पर इसका एक स्मारक बना हुआ है। वर्ष 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में बस्तर की सभी 9 सीटों पर राजा प्रवीर चंद के समर्थित उम्मीदवारों की भारी विजय हुई। कांग्रेस के दमन के विरुद्ध जनजातीय समाज का ये लोकतांत्रिक उत्तर था। किंतु कांग्रेस अब तक राजा प्रवीर चंद के खून की प्यासी हो चुकी थी। जनजातीय योद्धा हर समय तीर कमान से लैस होकर अपने राजा की सुरक्षा में तैनात रहते थे। प्रवीर चंद भंजदेव ने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। बस्तर में जंगल काटने, अवैध खनन और आदिवासियों के विस्थापन के विषयों पर उन्होंने दिल्ली से लेकर भोपाल तक कई बार धरने प्रदर्शन किए, किंतु उन पर राज्य विरोधी गतिविधियों और जनजातीय समाज को उकसाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस और उसके पूरे मिशनरी तंत्र को अब बस एक अवसर की प्रतीक्षा थी। 24 मार्च वर्ष 1966 के दिन उन्हें ये अवसर मिल भी गया। चैत्र और वैशाख के महीनों में आदिवासी आखेट के लिए गहन वनों में जाते हैं। परंपरा के अनुसार इससे पहले वे राजा से अनुमति लेते थे। तीर कमान से लैस आदिवासी महल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक विचाराधीन कैदी को ले जा रहे पुलिस वालों से उनकी झड़प हो गई। अगले ही दिन राजा के महल को घेर लिया गया। पुलिस के बिना किसी उकसावे या चेतावनी दिए गोलियां चलाईं, जिनमें राजा प्रवीर चंद भंजदेव की मृत्यु हो गई। उनकी आयु मात्र 37 वर्ष थी। राजा के शरीर में कुल 13 गोलियां लगी थीं। कहते हैं राजमहल में 2 दिन तक गोलियां चलती रही थीं। पुलिस ने हर ऐसे व्यक्ति को मार डाला जो भविष्य में गवाह बन सकता था। फिर भी कुछ लोग बच निकले। बाद में एक जांच आयोग बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार राजा समेत केवल 12 लोगों की इस गोली कांड में मृत्यु हुई। ये विषय संसद में भी उठा। तब इंदिरा गांधी सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थीं। बस्तर के राजमहल में हुए नृशंस हत्याकांड ने जनजातीय समाज के मन में भारत सरकार के प्रति घृणा के बीज बो दिए। उन्हें लगा कि अंग्रेजों की तरह भारत की सरकार भी उनकी शत्रु है। बस्तर के लोग मानते हैं कि उनके राजा प्रवीर चंद भंजदेव की हत्या इंदिरा गांधी के आदेश पर की गई थी। इस घटना के बाद बस्तर में प्राकृतिक संसाधनों की लूट और भी तेज हो गई। बस्तर गोलीकांड के ठीक 1 वर्ष बाद 1967 में बंगाल में नक्सलबाड़ी आंदोलन हुआ। आज ये किसी से छिपा नहीं है कि इस विद्रोह को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने फंड किया था। नक्सलियों ने बस्तर के जनजातियों के मन में बैठे असंतोष का लाभ उठाना आरंभ किया। चर्च के नेटवर्क ने उन्हें यहां पैर जमाने में सहायता की। नक्सली यहां के घने जंगलों और गांवों में आराम से छिप सकते थे। उन्हें स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिला। नक्सलियों ने धीरे धीरे पूरे बस्तर को अपने चंगुल में ले लिया। ईसाई मिशनरियों को एक सहयोगी की आवश्यकता थी और ये काम नक्सलियों ने संभाल लिया। इसके बाद मिशनरियों का धर्मांतरण कार्यक्रम और तेज हो गया। मिशनरियों और माओवादियों का ये गठजोड़ अत्यंत सफल रहा। बस्तर में नक्सली स्कूल, सड़क, पोस्ट ऑफिस और मंदिर सब पर हमला करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी चर्च या पादरी को निशाना नहीं बनाया। वर्ष 2017 में दंतेवाड़ा के बैलाडीला में बनी ढोलकल गणेश की प्रतिमा को ऊंची पहाड़ी से धक्का देकर गिरा दिया गया था। जनजातीय समुदाय हजारों वर्ष से ढोलकल गणेश की पूजा करता रहा है। उस घटना में नक्सलियों और चर्च की भूमिका होने का आरोप लगा था। माओवाद और मिशनरी के गठजोड़ के कारण बस्तर का जनजातीय समुदाय एक प्रकार के कुचक्र में फंस चुका है।
आज यहाँ गांव-गांव में चर्च बन चुके हैं। जनजातीय समुदाय की जिस एकता के आगे मुगल, अंग्रेज और बाद में कांग्रेस टिक नहीं पाई, उसे ईसाई धर्मांतरण ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। चर्च यहाँ की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को जड़ से समाप्त करने में जुटा है, ठीक उसी तरह जैसे उसने अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जनजातीय समुदाय को नष्ट किया। आदिवासियों के देवी देवताओं और उनकी संस्कृति और परंपरा के अपमान की घटनाएं आए दिन होती हैं, जिसका परिणाम सामाजिक टकराव के रूप में सामने आ रहा है। वर्ष 2023 में नारायणपुर के एकड़ा गांव में धर्मांतरित ईसाइयों की भीड़ ने जनजातीय समुदाय के लोगों पर धारदार हथियारों से हमला किया था। उस भीड़ का नेतृत्व स्थानीय चर्च का पादरी कर रहा था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जब दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो जनजातीय समुदाय का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने गांव में बनाए गए ईसाई मजहब के अवैध ढांचों को तोड़ डाला। राजा प्रवीर चंद भंजदेव की हत्या कोई अचानक इकलौती घटना नहीं थी। ये एक पैटर्न का हिस्सा थी, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद देश के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं के धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया था। स्वतंत्रता के तत्काल बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने ईसाई मिशनरी वेरियर एल्विन से समझौता करके नागालैंड में हिंदू साधुओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी का परिणाम है कि नागालैंड आज 100% ईसाई राज्य बन चुका है। बस्तर में भी वही काम हो रहा था, लेकिन राजा प्रवीर चंद इसमें रोड़ा बन गए। उनकी हत्या के बारे में प्रस्तुत रिपोर्ट में लिखा गया है कि राजा प्रवीर चंद भंजदेव बस्तर को हिंदू राज्य बना रहे थे। बस्तर के जनजातीय समुदाय के लोग अपने राजा प्रवीर चंद भंजदेव को आज भी नहीं भूले हैं। हर वर्ष दशहरे के मेले में लोग उनके चित्र को लेकर आते हैं। राजा प्रवीर चंद भंजदेव उनके लिए देवता की तरह हैं। माता दंतेश्वरी के साथ उनके चित्रों की पूजा होती है। जल, जंगल और जमीन का जो संघर्ष राजा प्रवीर चंद ने आरंभ किया था, वो आज भी जारी है। ये सत्य और असत्य का युद्ध है। हमें विश्वास बनाए रखना होगा। विजय धर्म की ही होगी।